नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत ही बार यह आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर जो आपके वर्ग 2 में यानी कि मिडिल स्कूल टीचर का जो टेस्ट हुआ था 2018 में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा लिया गया था, उन जो आपके पेडागोजी के क्वेश्चन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, उन क्वेश्चनों को जरूर करवाइए। तो दोस्तों, यह आपका शुरू हो गया है और यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको यह पता चल जाएगा कि एक्सपीरियंस हो जाएगा। जितने भी वर्ग 1-2 में आपने अगर फॉर्म या टेस्ट नहीं दिया होगा तो यहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाएगा कि वर्ग 2 में आपके इस प्रकार से प्रश्न आए थे, तो आप इससे तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। तो सभी आपके यहाँ पे सेट लाएंगे और यह का प्रैक्टिस सेट आपके 16 फरवरी के पहले शिफ्ट का है दोस्तों, यानी कि 9:30 बजे से जो पेपर एग्जाम में हुआ था 16 फरवरी 2019 में जो पेपर हुआ था उसका पूरा यहाँ पे बता रहे हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अब सबसे कम महत्वपूर्ण कारण पूछा गया था। उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना, उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में, या किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण, या मुख्य सामग्री, ज्ञान और कौशल। तो इनमें से जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वह बताना है। तो आपका जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वह है मुख्य सामग्री का ज्ञान और कौशल। तो बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है आपका जो है मुख्य सामग्री, ज्ञान और कौशल। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं और अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है स्क्रीन पर है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी क्वेश्चन को हम डिटेल के साथ बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यह चांस है आपके लिए वर्ग 3 में अगर क्रॉस करना है, सिलेक्शन पाना है, तो ये वर्ग 2 के क्वेश्चन को अटेंड करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। जो मानव जाति है उसमें जो अभिवृत्ति है वह किस प्रकार से वितरित है। वितरण सामान्य है, अस्त व्यस्त है, विषम है, या विविधतापूर्ण है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। तो सही आंसर है आपका वितरण क्या है, यहाँ पर सामान्य है। मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है, तो वितरण क्या है यहाँ पर सामान्य वितरण है। अगला प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था कि कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है निर्माण, नेटवर्क, स्कीमा, संरचना। तो क्या कहा जाता है, कोई भी वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, तो इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप का विचार को ही स्कीमा कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों और अगला प्रश्न यहाँ पर है, बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षण यहाँ पर होगा। एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ्य योजना विकसित करना होगा। प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करती है। यह कक्षा की क्षमता के माध्यम को लक्षित करते हुए एक पाठ्य योजना है। यह एक पाठ्य योजना विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त है। तो करेक्ट आंसर जानेंगे कि बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, तो बाल केंद्रित जो शिक्षण होगी वह आपकी होगी प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ योजना विकसित करती है कि उसकी ज़रूरतें क्या है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न यह है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार कौन से हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार कौन से हैं, तो वह आपके हैं जॉन डीवी। क्या हो जाएगा, जॉन डीवी हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया है। जीन पियाजे जी हैं जिन्होंने बच्चों की 4 अवस्थाएं बताई थी आपकी, उन्होंने
क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया है? स्कीमा, समायोजन, अहंकेंद्र भाव, आत्मसातकरण। तो पियाजे जी ने क्षमताओं और योग्यताओं को स्कीमा नाम दिया है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अन्वेषण अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक भूमिका निभाते हैं। एक सलाहकार की, समन्वयक की, प्रबंधक की, प्रेरक की, किसकी भूमिका निभाते हैं? अन्वेषण डिस्कवरी में, अधिगम में शिक्षक जो है अधिगम के एक क्या हो जाएगा? समन्वयक की भूमिका निभाते हैं। जो अन्वेषण अधिगम में यानी डिस्कवरी जो होती है उसमें शिक्षक जो है अधिगम के एक समन्वयक के रूप में भूमिका निभाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, विशेष शिक्षा इससे संबंधित है। विशेष शिक्षा संबंधित है प्रगतिशील बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। तो विशेष शिक्षा संबंधित है आपकी विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। विशेष शिक्षा किसके लिए होगा? विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम जो होता है उसे विशेष शिक्षा नाम दिया जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, क्या पूछा गया था? बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। कोई बुद्धि नहीं है, मध्यम बुद्धि, उच्च या मंद। ऐसी कौन सी बुद्धिमत्ता है जो आपकी तीव्रतर विकास से जुड़ी हुई है? तो सही आंसर क्या होगा? उच्च। उच्च बुद्धिमत्ता जो है तीव्रतर विकास से जुड़ी होती है। तीव्र विकास कब होगा? जब आपकी बुद्धि उच्च होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, सभी क्वेश्चन ये आपके पूछे गए थे। अगर आपने वर्ग 2 का एग्जाम दिया होगा तो आप लोगों को जरूर पता होगा दोस्तों कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? जो अधिगम सिद्धांत है माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? प्रशिक्षकों के रूप में, शिक्षकों के रूप में, भागीदारों के रूप में या समर्थकों के रूप में? तो अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में जो है आपके प्रशिक्षकों के रूप में चिन्हित करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को किस विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है? एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग जो है व्यक्तित्व को वस्तुनिष्ठ विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। क्योंकि एक समूह के समाजमिति विश्लेषण की बात की जा रही है, एक समूह के समाजमिति विश्लेषण के उपयोग के व्यक्तित्व की बात की जा रही है, तो वस्तुनिष्ठ विधि के रूप में मापने के किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्देशन परामर्श का लाभ है? अब विलियमसन के अनुसार पूछ लिया गया था कि परामर्श का जो है निम्नलिखित में से निर्देशन परामर्श का लाभ कौन होगा? भावात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाए, कुशल और आश्वस्त होने के लिए परामर्श होने वाले का मार्गदर्शन नहीं करता है, परामर्श लेने वाले को निर्भर बनाना, या पहल को दबाना। तो विलियम्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्देशन परामर्श का लाभ है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका भावात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आर्थोटिक उपकरणों के मुख्य रूप से के लिए डिजाइन किया गया है। जो आर्थोटिक रूप से उपकरण होते हैं उनको मुख्य रूप से किस में डिजाइन किया गया है या किसके लिए डिजाइन किया गया है? शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए, शरीर के हिस्से को मरम्मत करने के लिए, न होने वाले अंगों की जगह लगाने के लिए। तो जो आर्थोटिक उपकरण होते हैं इनका मुख्य रूप से जो होता है शरीर के हिस्से की मरम्मत करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। जो छात्रों के अधिगम के परिणाम है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। नैदानिक मूल्यांकन, बेंचमार्क, रचनात्मक, निदान, किस मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका निदान।
छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को निदान मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पे परिणाम शब्द आ गया, तो परिणाम का विषय आ गया तो यानी कि निदानात्मक। क्या हो जाएगा? परिणाम यानी कि निदानात्मक होगा, इसका निदान निकल गया तो यहाँ पे निदान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन जो है, ओरिएंटेशन जो है, कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है? ऐसा कौन सा अनुकूलन है जो कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सामाजिक सहानुभूति और विवेक। दोस्तों, सामाजिक सहानुभूति और विवेक जो है, यह अनुकूलन जो है कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है, सामाजिक सहानुभूति और विवेक। और ये क्वेश्चन आप तभी हल कर पा सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे और जायसवाल सर के साथ जुड़े रहेंगे। तो इस परिवार का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिएगा अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? देखिए, बाह्य प्रेरणा का उदाहरण कौन कौन से? देखिए, वेतन है, प्रशंसा है, पदोन्नति है, ये आपके बाह्य प्रेरणा के उदाहरण कहलाएंगे। लेकिन जो जुनून शब्द है, यहाँ पे जुनून शब्द है, तीसरा ऑप्शन है, ये आपका क्या हो जाएगा? बाह्य प्रेरणा नहीं कहलाएगा। जुनून क्या होता है? एक आंतरिक प्रेरणा होती है, तो बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है, जुनून आपका बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? पूछा गया था कि जब शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मार्गदर्शन परामर्श में व्यस्त रहते हैं तो निम्न में से क्या सत्य होगा? यहाँ पे ध्यान देना कि जब कोई शिक्षक विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं तो क्या सत्य होगा? अब यहाँ पे देना कि जो शिक्षक विशेष, ये शब्द है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मार्गदर्शन के परामर्श पर व्यस्त रहते हैं, तो शिक्षक अपना व्यवसायिक विकास स्पष्ट है, शिक्षक प्रोत्साहन, मान्यता और पदोन्नति पा सकते हैं, शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिगम व्यस्त महसूस करेंगे, या शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों को विशेष अवधान प्राप्त होता है। तो सही आंसर क्या होगा? सटीक आंसर जानेंगे तो सही आंसर यह होगा आपका, जब शिक्षक जो है विद्यालय शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहता है या व्यस्त रहेंगे, तो यहाँ पे सत्य हो जाएगा आपका, शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे अधिगम के बारे में। क्योंकि परामर्श में जब शिक्षक भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के परस व्यस्त रहते हैं तो शिक्षक के मार्गदर्शन जो छात्र होंगे तो छात्र जो है अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करेंगे। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसमें इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता है? तो क्या हो जाएगा? वस्तु स्थायित्व हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन, ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाएगा, यानी वस्तु स्थायित्व है, परमानेंस। जब कोई सिद्धांत क्या होगा? वस्तु स्थायित्व सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा अनुभव नहीं किया जा सकता, तो वस्तु स्थायित्व सिद्धांत हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया था? प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थार्नडाइक सिद्धांत ने महत्व पर जोर दिया। किस महत्व पर जोर दिया है? जो प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत है अधिगम का, थार्नडाइक का सिद्धांत, थार्नडाइक का प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत किसका है? तो थार्नडाइक का है। इस सिद्धांत में किस महत्व पर जोर दिया गया? प्रेरणा के महत्व पर, पुरस्कार, प्रशंसा, दंड। तो करेक्ट आंसर जानेंगे कि जो प्रेरणा है, क्या है यहाँ पर? प्रेरणा है। प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थार्नडाइक सिद्धांत ने प्रेरणा के महत्व पर जोर दिया। किस पर? प्रेरणा के महत्व पर जोर दिया है। और प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत किसका है? तो थार्नडाइक का है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर यह पूछा गया था कि दंड और प्रोत्साहन जो है घटक हैं, किसके घटक हैं? व्यवहारिक सिद्धांत के, डिजाइन आधारित अनुसंधान विधि के, मानवतावाद सिद्धांत के, संयोजकता सिद्धांत के। तो दंड और प्रोत्साहन किसके घटक हैं आपके?
तो सही आंसर हो जाएगा व्यवहारवाद सिद्धांत के घटक हैं। दंड और प्रोत्साहन जो है व्यवहारवाद सिद्धांत के घटक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा निम्न का उपयोग करता है। जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है किसका उपयोग करती है? विविध प्रदर्शन का, वर्ष अंत मूल्यांकन का, रैखिक प्रदर्शन का या अनुशासनात्मक का। तो बाल केंद्रित जो शिक्षा है वह किसका उपयोग करता है? तो वह आपके विविध प्रदर्शन का उपयोग करता है। किसका? विविध प्रदर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है, ओसीडी का अर्थ पूछ लिया गया था। ओसीडी का अर्थ बताइए। तो ओसीडी का अर्थ क्या होता है, पूरा डिटेल के साथ जानेंगे। ओसीडी का अर्थ मतलब होता है, क्या हो जाएगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्या हो जाएगा? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ओसीडी का फुल फॉर्म कह सकते हैं। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होगा ओसीडी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे, और प्रश्न यह पूछा गया था कि समान लिंग मित्रता, ध्यान से पढ़िएगा, समान लिंग मित्रता के दौरान प्रबलित होता है। किसके दौरान जो है समान लिंग में मित्रता प्रबलित होता है? प्रारंभिक किशोरावस्था में, प्रारंभिक बचपन में, मध्य किशोरावस्था में या मध्य बचपन में। तो समान लिंग जो मित्रता होती है दोस्तों, वह आपके प्रारंभिक जो किशोरावस्था होती है उस दौरान पर प्रबल होती है। समान लिंग में जो मित्रता होती है वह प्रारंभिक किशोरावस्था जो होती है उस दौरान जो है मित्रता प्रबल होती है। तो प्रारंभिक किशोरावस्था हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। 24वां नंबर क्या पूछा गया था प्रश्न आपके एग्जाम में, और प्रश्न यह पूछा गया था, किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को किसके रूप में जाना जाता है? दृढ़ता के रूप में, वांछनीयता के रूप में, अक्षमता के रूप में या ढलनशीलता के रूप में। तो सही आंसर जानेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये आपके क्या हो जाएगा? ढलनशीलता के रूप में जाना जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर है आपका ढलनशीलता। सभी लोग नोट कर लेंगे दोस्तों। इसका पीडीएफ फाइल नोट्स पाना चाहते हैं तो कल हम अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम में सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पे आपको सभी ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। इसकी भी पीडीएफ हम आपको देंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित में शिक्षा की बात करते हैं और आपके सिलेक्शन की बात करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही कंसेप्ट अच्छा है, तो वीडियो को एक बार लाइक और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में कौन सा आईक्यू स्कोर प्रवृत्त होता है? प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करना होगा। तो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं सभी लोग जानते हैं 130 अधिक, जिनकी आईक्यू लेवल जो है कितना होना चाहिए? 130 प्लस, 130 प्लस, यानी 130 से जो अधिक होगी वह प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की आईक्यू स्कोर होता है। तो 130 अधिक यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। क्या पूछा गया था प्रश्न कि शास्त्रीय अनुबंधन, यानी शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है आपने पढ़ा होगा, जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत भी बोलते हैं। तो शास्त्रीय अनुसंधान की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है? तो शास्त्रीय अनुबंधन के माध्यम से वातानुकूलित प्रतिक्रिया की प्रक्रिया सीखी जाती है। कैसी प्रक्रिया? वातानुकूलित प्रक्रिया सीखी जाती है शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी भी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा होता है? कोई भी बच्चा है उसके वृद्धि और विकास का अध्ययन करना हो तो उसका सर्वोत्तम तरीका होगा, वह कहलाती है विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि द्वारा बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका माना जाता है विकासात्मक विधि। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था। आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसे इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है, इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये मास्लो को दे रहा, क्या हो जाएगा? मास्लो हो जाएगा यहाँ पर।
मास्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसका? आवश्यकताओं का पदानुक्रम और प्रेरणा के एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यह पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी कार्यविधि, जिसे ऑपरेशन बोलते हैं, हमें जानकारी को मान करने में मदद करती है। कोई भी जानकारी है उसके मान करने में हम मदद करती है। कोई भी ऑपरेशन है उसमें जानकारी के लिए क्या है? मान करने में मदद करती है। तो वह कौन सा ऑप्शन होगा? तो वह कौन सी कार्यविधि है? तो वह आपकी होती है मूल्यांकन। दोस्तों क्या हो जाएगा? मूल्यांकन जो है आपकी, मूल्यांकन कार्यविधि जो होती है हमें जानकारी को मान करने में मदद कराती है। मूल्यांकन से ही समझ में आता है। और लास्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से पारस्परिक सहयोग इसमें अधिक पाया जाता है। किसमें पारस्परिक सहयोग अधिक पाया जाता है? समूह में, टीम में, समाज में, कक्षा गृह में। तो सभी लोग जानते हैं पारस्परिक सहयोग जो होता है सबसे अधिक आपकी टीम में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? टीम में। सबसे अधिक पारस्परिक सहयोग किसमें पाया जाता है? टीम में पाया जाता है। तो दोस्तों ये रहे 30 क्वेश्चन आपके जो 2019 में जो आपके पेपर हुआ था मिडिल स्कूल टीचर का एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ था, यानी कि वर्ग 2 का जो आपका पेपर हुआ था उसका यह पेडागोजी का यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के क्वेश्चन थे। और 16 तारीख के जो 16 फरवरी को 19 को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। सभी शिफ्ट हम करवाएंगे। आप लोग कमेंट करिए, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कौन कौन से आपको पेपर चाहिए, उसका आंसर सही चाहिए। हम क्लासेस ले आएंगे, वीडियो बनाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। कमेंट बॉक्स में अपना बताइए जो भी आपके हो, जो भी आपको ज़रूरत हो, जिस पेपर की ज़रूरत हो, जिस क्वेश्चन की ज़रूरत हो, जिस टाइप के क्वेश्चन की ज़रूरत हो, किस शिफ्ट की ज़रूरत हो, सभी शिफ्ट के क्वेश्चन करवाएंगे। वो भी आंसर विथ आंसर करवाएंगे, वो भी पूरे सही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा वीडियो आपको लगा होगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स से ज़रूर फीडबैक दें और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन की बात करते हैं, आपके शिक्षा जगत की बात करते हैं। और इस चैनल पर केवल शिक्षक भर्ती रिलेटेड ही आपको कोर्स वीडियोज और आपके नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे